CH10 सर्जरी सक्सेसफुल और बत्रा फैमिली। प्रियांशु जब देखता है कि उसकी मॉम वार्ड से चली गई है तो वो किसी गहरी सोच में गुम हो जाता है। कुछ देर पहले जो उसके चेहरे पर स्माइल दिख रही थी वो कहीं खो ही जाती है। वो अपनी बड़ी बड़ी ब्लू आंखों से सामने दीवार को घूर रहा था, उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेस नहीं था। वही आदित्य अपने ही धुन में प्रियांशु को कुछ कह रहा था, पर प्रियांशु किसी और ही दुनिया में खोया हुआ था। इस वक्त प्रियांशु का बिहेवियर काफी मिस्टीरियस लग रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो प्रियांशु हो ही ना। उसकी आंखें हल्की नम थी। उसे समझ आ गया था कि उसके डैडी उससे प्यार नहीं करते, इसलिए उसकी मॉम हमेशा अपने डैडी से दूर रहने को बोलती थी, पर वही था जो बार बार मना करने के बावजूद अपने डैडी के पीछे जाया करता था। वो भले ही छोटा हो पर उसे सब समझ आता था। वह याद करने लगता है जब जब वो अपने डैडी का नाम लेता था उसकी मॉम मायूस हो जाती थी। इसलिए उसने सोच लिया था कि आज के बाद वो कभी भी अपने डैडी का नाम अपने मुंह से नहीं लेगा और ना ही उन्हें याद करेगा। वही आदित्य जो कि कब से प्रियांशु को कुछ कह रहा था, वह प्रियांशु को किसी और ही दुनिया में खोया पाकर उसके दोनों गाल खींचते हुए कहता है, बच्चा क्या तुम सुन रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि क्या तुम मेरे साथ लंच के बाद एम्यूजमेंट पार्क चलोगे? बहुत मजा आएगा, और हाँ ये बात तुम अपनी मॉम को मत बोलना। वही प्रियांशु जब अपने आदि अंकल की बात सुनता है तो उन्हें देखने लगता है। उसे पता था अगर वो यहाँ रहा तो उसकी मॉम परेशान हो जाएगी और बार बार उसे देखने आएगी, इसलिए वह आदित्य को देखकर अपना सर हाँ में हिला देता है। वही आदित्य जब ये सुनता है तो बहुत खुश हो जाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, ये हुई ना गुड बॉय वाली बात। इतना कहकर वो प्रियांशु को अपनी गोद में उठा लेता है और अपने साथ लेकर जाने लगता है। दूसरी तरफ दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दिल्ली एयरपोर्ट के सामने तकरीबन 10 से 12 गाड़ियां एक ही कतार में आकर रुकती हैं। सारे बॉडीगार्ड्स उन गाड़ियों में से एक एक करके बाहर निकलने लगते हैं और उनमें से एक बॉडीगार्ड जाकर तुरंत ही बीच वाली मर्सिडीज का दरवाजा खोलना है, जिसमें से एक बहुत ही अट्रैक्टिव आदमी अपने ब्लैक सूट को ठीक करते हुए बहुत ही एटीट्यूड के साथ बाहर निकलता है। उस आदमी का चेहरा काफी अट्रैक्टिव था। वह अपनी ब्लू आंखों पर शेड्स लगाते हुए सामने एयरपोर्ट की ओर देख रहा था। वही सारे बॉडीगार्ड उसे कवर करके प्रोटेक्ट कर रहे थे। वही एयरपोर्ट के आसपास खड़े सारे लोग और रिपोर्टर उस आदमी को देखकर जोर जोर से चिल्ला रहे थे और उसका नाम ले रहे थे। वहाँ ऐसा कोई भी इंसान नहीं था जो इस आदमी को न जानता हो, क्योंकि उस आदमी को लाइमलाइट में रहना काफी पसंद था। वह हर रोज न्यूज़ में बना रहता था। उसकी कोई ना कोई खबरें न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर छपी होती थी। यह आदमी और कोई नहीं बल्कि VR एंटरप्राइज का इकलौता मलिक विक्रम राठौर था। वही सारे रिपोर्टर उसकी एक तस्वीर को कैद करने के लिए काफी मशक्कत कर रहे थे। वहीं आसपास खड़े सारे लोग अपना फोन निकालकर विक्रम का वीडियो बना रहे थे। अगर वो इस वीडियो को अपने अकाउंट पर डालेंगे तो रातों रात उनके फॉलोअर जरूर बढ़ जाएंगे। वही विक्रम उन सब को इग्नोर करके अपने लंबे लंबे कदमों से एयरपोर्ट की ओर जाने लगता है। वही बॉडीगार्ड्स विक्रम को प्रोटेक्ट करते हुए किसी ढाल की तरह उसके आसपास खड़े थे, जो किसी को भी उसके पास नहीं जाने दे रहे थे। कुछ ही देर में वह अपने प्राइवेट जेट में चला जाता है। वही सारे बॉडीगार्ड्स भी उसके साथ उस प्राइवेट जेट में बैठ जाते हैं, क्योंकि विक्रम राठौर कोई ऐरा गैरा आदमी नहीं था। वो बड़े से अंपायर का इकलौता मलिक था, इसलिए उसके दुश्मन उस पर घात लगाए बैठे थे। वैसे तो विक्रम सभी फाइटिंग स्किल में माहिर था। अगर वह अकेला भी हो फिर भी सबको धूल चटा सकता था। पर उसका एक रूल था, वो कभी भी छोटे छोटे मामलों में नहीं पड़ता था। अगर वो किसी चीज को ठान ले या उसके नज़र में कोई दुश्मन आ जाए तो फिर उसे बर्बाद करके छोड़ता था। वो इस वक्त अपने प्राइवेट जेट में आलीशान सोफे पर बैठा हुआ था और अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। अगर बात निवेदिता की नहीं होती तो वो कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। वो काफी अमीर था। अगर वो पैसे ना भी कमाए तो भी उसकी साथ पूछते आराम से अपनी जिंदगी बिता सकती थी। पर विक्रम के दिल में एक आग थी, सबसे बेहतर करने की, सबसे बेहतर बनने की, सबसे आगे रहने की। वो एक सेकंड में करोड़ कमाता था। उसे बिजनेस वर्ल्ड में बिजनेस किंग कहा जाता है। वही विक्रम अपने प्राइवेट जेट में बैठकर सीधा काम करने लगा था। वही अचानक से उसका फोन रिंग होता है। जब वह देखता है तो वहां पर मानव लिखा हुआ था। वो तुरंत ही मानव का कॉल रिसीव कर लेता है।
मानव घबराते हुए विक्रम से कहता है, वीआर मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। मुझे घर से पता चला है कि भाभी बहुत रो रही थी। वो बहुत हड़बड़ी में विना से बाहर निकली थी, इसलिए एक बार कॉल करके पूछ ले सब ठीक तो है। वही विक्रम जब ये सुनता है तो गुस्सा होते हुए कहता है, मुझे कुछ नहीं पूछना, तुम अपने काम से काम रखो। मुझे लगता है तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है, इसलिए तुम मेरे घर पर निगरानी कर रहे हो। तुमको किसने कहा था वहां पर जासूसी करने को? मैंने तुम्हें पहले से ही कहा है कि मेरा उन दोनों से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आयदा से मुझे कॉल मत करना। अगर कोई इम्पोर्टेंट बात हो तो ही कॉल करना। इतना कहकर वो कॉल कट कर देता है। उधर अस्पताल में शानवी अपने केबिन में सर्जरी के लिए रेडी हो रही थी। आज उसे बहुत डर लग रहा था। उसकी आंखें इस वक्त हल्की लाल थी, क्योंकि वो कल अच्छे से नहीं सोई थी, जिसकी वजह से उसकी आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ गए थे। और वैसे भी वो आज काफ़ी रोई थी, जिसकी वजह से उसे आंखों में थकान महसूस हो रही थी। और आज का केस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था। जो बूढ़ा आदमी एडमिट हुआ था वो काफ़ी अमीर था। उनके ब्रेन में ब्लड क्लॉटिंग हो गया था, जिसकी वजह से उनकी सर्जरी करना काफ़ी इम्पोर्टेंट था और उनके बचने के चांसेस भी कम थे। वही शानवी मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि उस आदमी की जान बच जाए, क्योंकि पूरे हॉस्पिटल की रेपुटेशन उसके हाथों में थी। शानवी इन सारी नेगेटिव बातों को इग्नोर करके एक चैन की सांस लेती है और अपनी आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना करने लगती है। उसे अपने आप पर भरोसा था कि वो उस आदमी को बचा लेगी। वो ये पॉजिटिविटी के साथ अपने केबिन से बाहर निकल जाती हैं और ऑपरेशन थिएटर की ओर जाने लगती हैं, जहां पर कई सारी डॉक्टर उसका इंतजार कर रहे थे। इस सर्जरी के लिए वह अकेली नहीं थी, बल्कि हॉस्पिटल के डिन, जो कि एक आधे उम्र के डॉक्टर थे, वह भी उसके साथ सर्जरी परफॉर्म करने वाले थे। वहीं कुछ ही देर में उनकी सर्जरी स्टार्ट हो जाती है। वही वार्ड के बाहर एक आधे उम्र का कपल खड़ा था, जिनके साथ 4 से 5 बॉडीगार्ड थे। वो सभी इस वक्त बहुत ही टेंशन में लग रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को यह नहीं बताया था कि आज उसके दादू का ऑपरेशन होने वाला है, वरना उनका बेटा गुस्से से पागल हो जाता। जी, इस बूढ़े आदमी की सर्जरी हो रही थी, वो और कोई नहीं बल्कि यशवंत बत्रा थे। वो 3 सालों से पैरालाइज थे। बत्रा फैमिली ने उन्हें हर बड़े डॉक्टर के पास दिखाया था, पर कोई भी फायदा नहीं हुआ, इसलिए वो ऐसे ही लाश की तरह पड़े रहते थे। उनका पोता उनसे बहुत प्यार करता था और डॉक्टर ने ये कहा था कि अगर उनका ऑपरेशन होगा तो उनके बचने के चांसेस सिर्फ 50% हैं, इसलिए वह नहीं चाहता था कि वह अपने दादू को खो दे, इसलिए वह सर्जरी के सख्त खिलाफ था। और जो कपल बाहर खड़ा था वह और कोई नहीं बल्कि उस बूढ़े आदमी का बेटा धनराज बत्रा और उनकी बहू सरस्वती बत्रा थी, जो अपने बेटे को बिना बताए यशवंत बत्रा को यहाँ लेकर आई थी। और उनका बेटा और कोई नहीं बल्कि अर्जुन बत्रा था, जो कि 5 साल से अपना बिजनेस लंदन से ही चलाता था। हाँ, पर वो जरूर वीकने में एक दिन अपने दादू से मिलने मुंबई आता था। वो नहीं चाहता था कि सर्जरी के कारण वो अपने दादू को हमेशा के लिए खो दे। वार्ड के बाहर अर्जुन के डैड और उसकी मॉम बहुत परेशान थे। अगर उनके बेटे को इस बारे में पता चला तो वह उनसे नफरत करने लगेगा। उन्होंने ये रिस्क लिया था क्योंकि हॉस्पिटल डिन ने 100% गारंटी दी थी कि वह यशवंत बत्रा को बचा लेंगे। इसलिए अर्जुन के मॉम और डैड इस सर्जरी के लिए मान गए थे। वह नहीं चाहते थे कि उनके पापा हमेशा ऐसे बेजान से पड़े रहे। अर्जुन के मॉम डैड ये सोचते हुए वार्ड से बाहर आ जा रहे नर्स और डॉक्टर को देख रहे थे। वही काफ़ी टाइम बीत जाता है। तकरीबन 4 घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुलता है। वही अर्जुन के मॉम डैड, जो कि बाहर खड़े थे, वो डॉक्टर को बाहर आता देखकर तुरंत ही उनके पास चले जाते हैं और घबराते हुए उन्हें देखने लगते हैं। वही दिन, जो कि अर्जुन के डेट का बचपन का दोस्त था, वह उनके कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है, रिलैक्स यार, अब अंकल डेंजर से बाहर हैं। हमने ये सर्जरी सक्सेसफुली कंप्लीट की है और सच कहूँ तो मेरा इसमें कोई भी हाथ नहीं है। ये सब डॉक्टर शानवी का कमाल है। मैंने कहा था ना कि हमारे हॉस्पिटल में सबसे काबिल डॉक्टर हैं, वो और कोई नहीं बल्कि न्यूरोसर्जन डॉक्टर शानवी हैं। वही अर्जुन के मॉम डैड अपनी नज़रें शानवी की ओर घुमा देते हैं और अपनी आंखों में आंसू लिए शानवी को देखने लगते हैं और कहते हैं, थैंक यू डॉक्टर, आपने मेरे पापा की जान बचा ली। हमें समझ नहीं आ रहा कि हम आपका शुक्रिया कैसे अदा करें। वही शानवी जब ये सुनती है तो उनसे कहती है,
मिस्टर बत्रा, इसमें मैंने कुछ नहीं किया, ये सब आपकी दुआ का कमाल है जो आपके पिताजी सही सलामत हैं। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें कल तक होश आ जाएगा। शानवी इतना कहकर सीधा वहां से जाने लगती है। वही अर्जुन की मॉम, जो कि कब से शानवी को घूर घूर कर देख रही थी, उन्हें ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने यह आंखें कहीं देखी हैं। उन्हें याद नहीं आ रहा था कि उन्होंने ये आंखें कहाँ देखी थी, क्योंकि शानवी ने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था जिसकी वजह से उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। वही शानवी अपने केबिन में जाकर तुरंत ही फ्रेश हो जाती है और वहां से सीधा अपने घर के लिए निकल जाती है। उसने आदित्य को कॉल कर दिया था कि वह प्रियांशु को एम्यूजमेंट पार्क से सीधा पिक कर लेगी और उसके बाद अपने विला चली जाएगी। उसे आज बहुत थकान हो रही थी, इसलिए वो जल्द से जल्द घर जाकर आराम करना चाहती थी। वही शानवी के जाने के कुछ देर बाद तेज रफ्तार से कारों का काफिला अस्पताल के आगे आकर रुकता है। वही एक आदमी जो कि बीच वाली गाड़ी में बैठा हुआ था, वह भागते हुए अस्पताल के अंदर जाने लगता है। इस वक्त उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। बत्रा फैमिली, यशवंत बत्रा, अर्जुन के दादू धनराज बत्रा, डैड सरस्वती बत्रा, मॉम, क्या सच में विक्रम को शानवी और प्रियांशु से कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या उनकी जिंदगी ऐसे ही बीतने वाली थी? और कौन था वह आदमी जो अस्पताल के अंदर आया था? जाने के लिए पढ़िए CH11, प्रियांशु का अजीब बिहेवियर और अर्जुन का गुस्सा। शानवी अस्पताल से सीधा निकलकर एम्यूजमेंट पार्क की ओर जाने लगती है, क्योंकि आदित्य ने उसे कहा था कि वो प्रियांशु को वहां लेकर गया है। इसलिए कुछ ही देर में वो अपनी गाड़ी एम्यूजमेंट पार्क के आगे रोकती है, जहां पर पहले से ही आदित्य और प्रियांशु उसका वेट कर रहे थे। आदित्य अपनी गाड़ी से टेक लगाए गाड़ी के बोनट पर बैठे हुए प्रियांशु को आइसक्रीम खिला रहा था। वही प्रियांशु भी उसके हाथ से आइसक्रीम खा रहा था, पर उसके चेहरे पर आज एक अलग सी उदासी दिख रही थी। आदित्य प्रियांशु को कुछ कह रहा था और प्रियांशु बस हाँ या ना में अपना सर हिला रहा था। वही शानवी भी यह सब अपनी गाड़ी में बैठकर देख रही थी। वह देख पा रही थी कि उसका बेटा काफी उदास है। शानवी को नहीं पता था कि विक्रम ने प्रियांशु को क्या कहा था या उन दोनों के बीच क्या हुआ था। जब वो लिविंग हॉल में पहुंची तब प्रियांशु बेहोश पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से वो कुछ भी नहीं जानती थी। हाँ, पर उसने ये जरूर नोटिस किया था कि जब से प्रियांशु होश में आया था तब से काफी अलग बिहेव कर रहा था। शायद बेहोश होने की वजह से प्रियांशु ऐसा बिहेव कर रहा हो। शानवी अपने सारे ख्यालों को झटक कर अपनी गाड़ी का हॉर्न जोर से बजाती है, जिससे आदित्य और प्रियांशु का ध्यान उनसे कुछ दूरी पर खड़ी गाड़ी पर जाता है। वही प्रियांशु जब अपनी मॉम की गाड़ी को देखता है तो खुश हो जाता है और उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है जो पहले कहीं नजर नहीं आ रही थी। वही आदित्य जब शानवी को देखता है तो प्रियांशु को अपनी गोद में उठा लेता है और आइसक्रीम का डब्बा प्रियांशु को देते हुए उसे शानवी के पास लेकर जाने लगता है। उसके बाद प्रियांशु को गाड़ी में बिठाकर अच्छे से सीट बेल्ट लगा देता है। वही शानवी जब आदित्य को इतना केयर करते हुए देखती है तो मुस्कुराते हुए कहती है, थैंक्स आदि, तुमको प्रियांशु ने ज्यादा परेशान तो नहीं किया? वही आदित्य शानवी से कहता है, अरे नहीं नहीं, आज तो हमने बहुत मजे किए। पहले तुम बताओ तुम्हारी सर्जरी कैसी रही? वही शानवी जब ये सुनती है तो अपनी उंगलियों से सर को सहलाते हुए कहती है, अब उन्हें कोई खतरा नहीं है, हमारी सर्जरी सक्सेसफुल हुई। मेरे साथ सीनियर सर्जन डॉक्टर सहानी थे, जिसकी वजह से हमने वो सर्जरी सक्सेसफुल कंप्लीट की। वही आदित्य जब ये सुनता है तो मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे पता ही था तुम कर लोगी। अब चलो मैं भी घर जाता हूँ, वरना मेरी मॉम मुझे झाड़ू से पीटेगी। मैंने अपनी मॉम को प्रॉमिस किया था कि मैं उन्हें शॉपिंग कराने मॉल ले जाऊंगा, पर मैं तो इन सब में भूल ही गया। इसलिए मुझे जल्द से जल्द घर जाना होगा और अपनी मॉम को मनाना होगा। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। वही शानवी भी प्रियांशु को देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, बच्चे ज्यादा आइसक्रीम मत खाना वरना बीमार पड़ जाओगे। इतना कहकर वो प्रियांशु के सर को सहलाने लगती है। वही प्रियांशु जब ये सुनता है तो आइसक्रीम को खाना बंद कर देता है और अपना सर हाँ में हिला देता है। शानवी और प्रियांशु दोनों ही गाड़ी में बैठकर वहां से अपने घर के लिए निकल जाते हैं। शानवी प्रियांशु को एम्यूजमेंट पार्क के बारे में पूछ रही थी कि उसने वहां क्या क्या किया। वही प्रियांशु भी मुस्कुराते हुए शानवी को सारे आंसर दे रहा था।
जिसकी वजह से शान्वी भी अब रिलैक्स हो जाती है क्योंकि प्रियांशु उसे नॉर्मली बात कर रहा था। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में अर्जुन के दादाजी को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। अर्जुन उनका हाथ पकड़कर उनकी साइड में बैठा हुआ था। वही अर्जुन के मॉम डैड इस वक्त शांति से खड़े होकर उन दोनों को देख रहे थे। उन्हें ही पता था कि कैसे उन्होंने अर्जुन को सब कुछ समझाया था, वरना उसने तो पूरा हॉस्पिटल सर पर उठा रखा था। अर्जुन इस वक्त बिना किसी एक्सप्रेशन के अपने दादू की ओर देख रहा था। वो बहुत खुश था कि उसके दादू पहले जैसे ठीक होने वाले हैं और अपने मॉम डैड से थोड़ा गुस्सा भी, क्योंकि उन्होंने यही बात उनसे छुपाई थी। अर्जुन ने फॉरेन के सारे डॉक्टरों को अपने दादू की कंडीशन के बारे में बताया था, पर 3 सालों में उसे निराशा ही हाथ लगी थी। उसे लगा था कि इंडिया के डॉक्टर इतने काबिल नहीं हैं जो इतनी सीरियस सर्जरी कर सके, इसलिए वो कभी भी नहीं चाहता था कि उसके दादू की सर्जरी यहाँ पर हो। अर्जुन उस डॉक्टर को थैंक यू कहना चाहता था जिसने उसकी दादू की सर्जरी की थी। जब वो पहले यहाँ आया था तो सीधा अपने पापा पर गुस्सा हुआ था। वो ये जानना चाहता था कि किस डॉक्टर ने उसके दादू को हाथ लगाया था, वो उसकी जान ले लेगा। जब दिन को इस बात का पता चला तो उन्होंने अर्जुन को यही बताया था कि सर्जरी उन्होंने खुद की थी। वो नहीं चाहते थे कि अर्जुन डॉक्टर शान्वी से कुछ कहे, क्योंकि शान्वी उनके कहने पर इस सर्जरी के लिए राजी हुई थी और उन्होंने ही अर्जुन के डैडी को इस बारे में बताया था। इसमें शान्वी की कोई गलती नहीं थी और अर्जुन बहुत गुस्से में था, इसलिए उन्होंने खुद का ही नाम ले लिया था कि सर्जरी उन्होंने की थी। क्योंकि अर्जुन उन्हें बचपन से जानता था, इसलिए वह उन्हें कुछ नहीं कर सकता था, पर अगर उसे शान्वी के बारे में पता चलता तो वह पक्का उसका जीना मुश्किल कर देता। क्योंकि अर्जुन एक पागल आदमी था, वो अपने गुस्से में कुछ भी कर जाता था, इसलिए कभी कभी तो उन्हें भी अर्जुन से डर लगता था। उसके खुद के डैडी भी अर्जुन से डरते थे। पर जब अर्जुन को पता चला कि अब उसके दादू ठीक हैं और सर्जरी सक्सेसफुल हुई है तो डॉक्टर सहाय कुछ नहीं कर सकते थे। वो शान्वी का नाम नहीं ले सकते थे, वरना उनका झूठ पकड़ा जाता। इसलिए अब तक अर्जुन को यही लगता था कि डॉक्टर सहाय ने ही उसके दादू का ऑपरेशन किया है। दूसरी तरफ शान्वी अपने घर पहुंच गई थी। यह विला सिर्फ कहने के लिए घर था, वरना ये किसी खंडहर से कम नहीं था जहां पर हमेशा उसे तन्हाई मिलती थी। हेलो दोस्तों, मैं कल स्टोरी का बड़ा चैप्टर दूंगी। आज नेटवर्क इशू होने की वजह से एपिसोड लिखने में ज़्यादा टाइम लग रहा है और आप चिंता मत करिए, 2 एपिसोड के बाद सब कुछ ट्रैक पर आ जाएगा। आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। आगे क्या होगा इस कहानी में जाने के लिए पढ़िए तड़प। CH12 अर्जुन के चामा के चच और प्रियांशु की उदासी। ऐसे ही पूरा एक दिन बीत जाता है। दिन के कहने पर अर्जुन ने अपने दादू को अस्पताल में ही रहने दिया, वरना वह तो अपने साथ घर लेकर जाना चाहता था। उसने सोच लिया था अगर अपने दादू के लिए उसे घर पर हॉस्पिटल बनाना पड़े तो वो भी करेगा, पर दिन के काफ़ी मनाने पर वह मान गया था। अर्जुन के दादू इस वक्त टॉप फ्लोर के VIP कमरे में थे, जो किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं था। फर्क सिर्फ इतना था कि वहां पर कुछ चीजों को देखकर ऐसा लगता था मानो ये हॉस्पिटल वार्ड हो, वरना उन चीजों को हटा दिया जाए तो कोई भी नहीं कह सकता था कि यह कोई हॉस्पिटल का कमरा होगा। ये पूरा हॉस्पिटल एशिया का नंबर 1 हॉस्पिटल था, जिसकी वजह से हर कोई यहाँ पर इलाज करवाने आता था। ये पूरा हॉस्पिटल 2 सेक्शन में बटा हुआ था। जो लोग मिडिल क्लास फैमिली के होते थे उनके लिए अलग सेक्शन बना हुआ था, जो कि शहर के बीचों बीच भीड़ वाले इलाके में था। दूसरा सेक्शन जिसमें सिर्फ VIP लोग ही एंट्री ले सकते थे, वहां पर फैसिलिटी भी काफ़ी हाई होती थी। वहां पर पेशेंट को एक दिन एडमिट करने का खर्चा लाखों में आता था और उनमें भी कई सारी कैटेगरीज डिवाइडेड थी। उन्हें फैसिलिटी के हिसाब से पैसे देने पड़ते थे और इस अस्पताल का टॉप फ्लोर काफ़ी महंगा था। वहां पर एक दिन रुकने की कॉस्ट करोड़ों में थी। वो रूम नहीं बल्कि मास्टर स्वीट था, जिसमें 3 बेडरूम, एक लिविंग हॉल और किचन शामिल था। साथ ही साथ स्विमिंग पूल और अच्छे व्यू वाली बालकनी, जिससे सार जंगल आसानी से देखा जा सकता था। क्योंकि यह पूरा हॉस्पिटल जंगल के कॉर्नर में बना हुआ था, जहां पर एक साइड पूरा दिल्ली शहर था और दूसरी साइड जंगल, और यह हॉस्पिटल उन दोनों के बीच इलाके में बना हुआ। अर्जुन ने अपने मॉम डैड को वापस घर भेज दिया था। वह नहीं चाहता था कि वह भी बीमार पड़ जाए, इसलिए वह खुद अपने दादू के पास रहा था।
इसलिए उसने अपने असिस्टेंट को बोलकर सारी फाइल और लैपटॉप यही मंगवा लिया था ताकि वो यहाँ बैठकर अपने ऑफिस का काम कर सके, और बाकी काम संभालने के लिए उसका नालायक असिस्टेंट तो था ही। वही कमरे के बाहर जो 5 से 6 नर्स खड़ी थी वो अंदर जाने के लिए मरी जा रही थी। उन सब ने देखा था कि कैसे वो हैंडसम आदमी इस कमरे के अंदर गया था। वो यह मौका गंवाना नहीं चाहती थी, क्योंकि कुछ नर्स ऐसी होती थी जो जानबूझकर अपने हुस्न का जादू दिखाकर यहाँ पर आने वाले अमीर लोगों को लूटती थी। क्योंकि आए दिन यहाँ पर कई सारे अमीर लोग एडमिट होते थे और कोई ना कोई उन्हें मिल ही जाता था, इसलिए उनके दिल में एक लालच घर कर गया था। अगर कोई भी अमीर लड़का या आदमी दिखे तो वह उस पर ट्राई जरूर करती थी। और यहाँ पर नसै के कपड़े भी फॉरेन कंट्री की तरह छोटे छोटे होते थे, जिसकी वजह से उन्हें और भी चांस मिल जाता था मर्दों को अपनी तरफ आकर्षित करने का। वो हमेशा जब भी शिफ्ट पर आती थी भर भर कर मेकअप करके सज धज कर आती थी, क्योंकि पहले जो भी नसै काम करती थी वो इस वक्त काफ़ी अमीर हो चुकी थी। वो किसी की रखेल या फिर किसी अच्छी पोस्ट पर काम कर रही थी। अगर किस्मत अच्छी हुई तो वो अमीर आदमियों की दूसरी बीवी बन जाती थी। यहाँ पर बड़े से बड़े लोग हर रोज आते रहते थे, जिसकी वजह से जो नसै यहाँ नहीं आती थी उनके भी दिल में ये लालच होता था कि वह भी इस जॉब को छोड़कर कुछ बड़ा करे, शायद उन्हें कोई पसंद कर ले या उनसे शादी कर ले। ये सोचकर यहाँ काम करने वाली सारी नर्स तैयार होकर ही आती थी। अर्जुन ने पहले से ही यह कह दिया था कि उसे कोई भी फीमेल डॉक्टर या नर्स इस कमरे में नहीं चाहिए, इसलिए नर्स की जगह यहाँ पर स्पेशल डॉक्टर अरेंज किया हुआ था। इसलिए उन नर्स का कोई चांस नहीं था कि उस कमरे में जा सके और उस आदमी को देख भी सके। अर्जुन ने अपने सारे बॉडीगार्ड्स को वहां से जाने के लिए कह दिया था। वो सारे बॉडीगार्ड वापस तो नहीं गए थे, पर अस्पताल के बाहर खड़े रहकर पहरा जरूर दे रहे थे, और कुछ बॉडीगार्ड सीधा कंट्रोल रूम जाकर पूरे अस्पताल की फुटेज चेक कर रहे थे। वह जरा सी भी लापरवाही नहीं कर सकते थे, यह उनकी जॉब थी। भले ही अर्जुन ने उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहा था, पर वो यहाँ से नहीं गए थे। वो इनडायरेक्ट तरीके से अपने बॉस को प्रोटेक्ट कर रहे थे। दूसरे दिन शानवी हॉस्पिटल नहीं जाती, क्योंकि उसे प्रियांशु में काफी बदलाव नजर आ रहा था और वह भी काफी थक गई थी, जिसकी वजह से वो एक दिन की छुट्टी चाहती थी। इसलिए उसने सोच लिया था कि वो आज के दिन घर पर रहकर प्रियांशु के साथ अपना टाइम स्पेंड करेगी। वो ज्यादा से ज्यादा प्रियांशु से बात करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसे अपने बेटे में कुछ अलग नजर आ रहा था। उसे ये पता नहीं था कि क्या था, पर वो एक माँ थी, इसलिए ऐसा महसूस हो रहा था कि प्रियांशु उसके सामने खुश रहने की कोशिश कर रहा है, वो उससे कुछ छुपा रहा है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में अर्जुन के चामा के चर्चे पूरे हॉस्पिटल में फैले हुए थे। वहां पर काम कर रही सारी नर्सें टॉप फ्लोर पर जाने के लिए मरी जा रही थी। वो उसकी एक झलक पाने के लिए अलग अलग मौके ढूंढ रही थी। अर्जुन ने अपने असिस्टेंट से कहकर खाना भी वही मंगवा लिया था। वह पूरे दिन अपने दादू के साथ ही रहा था। ऐसे ही दूसरा दिन भी बीत जाता है। उसने सोच लिया था कि वह इस खुशी में दिल्ली शहर के हर छोटे बड़े स्कूल में खाना बंटवाएगा। अगर उसे टाइम मिला तो वह भी वहां जाएगा, क्योंकि बच्चों को खाना खिलाना सबसे पुण्य का काम होता है। उसने सुना था बच्चे भगवान का रूप होते हैं, इसलिए वो ये करना चाहता था। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, अगर कमी थी तो वो थी दुआओं की, जो आज कई सालों बाद कबूल हो गई थी। वैसे तो बत्रा फैमिली हर साल चैरिटी इवेंट ऑर्गेनाइज करती थी, उनके लिए यह बात कोई नई नहीं थी, पर अर्जुन आज दिल से खुश था। इसलिए उसने सोच लिया था कि वो कल सभी स्कूल जाकर बच्चों के लिए ढेर सारा डोनेशन देगा और साथ ही साथ उन्हें लजीज खाना भी खिलाएगा। ऐसे ही दूसरा दिन भी बीत जाता है। अगले दिन प्रियांशु को स्कूल जाना था, क्योंकि वो 2 दिन से अपने स्कूल नहीं गया था, और शानवी को भी अब अपनी ड्यूटी संभालनी थी। वो आज सुबह जल्दी उठ गई थी। उसने फटाफट से प्रियांशु का ब्रेकफास्ट बना दिया था, और वह दोनों ही इस वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। आज शानवी को बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि प्रियांशु ने एक बार भी अपने डैडी को याद नहीं किया था। ये बात शानवी के लिए काफी सरप्राइजिंग थी, वरना प्रियांशु दिन में हजारों बार अपने डैडी का नाम लेता था और शानवी को हमेशा पूछता रहता था। शानवी यह सब जानने के बाद भी प्रियांशु से कुछ नहीं कहती। वो सुबह सुबह अपना और प्रियांशु का मूड खराब करना नहीं चाहती थी, क्योंकि प्रियांशु शानवी से अच्छे से बात कर रहा था और वह मजे से अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहा था। वह इस मोमेंट को स्पॉइल करना नहीं चाहती थी।
कुछ ही देर में शान्वी और प्रियांशु रेडी होकर वहां से निकल जाते हैं। शान्वी खुद अपनी गाड़ी ड्राइव कर रही थी। वो प्रियांशु के साथ बातें करते हुए उसके स्कूल तक पहुंच जाती हैं और गाड़ी से बाहर उतरकर प्रियांशु को अच्छी से गुड बाय कहकर वहां से सीधा अस्पताल के लिए निकल जाती हैं। वही शान्वी के जाने के बाद प्रियांशु अपने चेहरे पर उदासी लिए अपनी क्लास में बैठा हुआ था और अपनी नज़र बाहर किए गार्डन की ओर देख रहा था। आगे क्या होगा इस कहानी में जाने के लिए पढ़िए तड़प फोल्डेड हैंड्स। CH13 निवेदिता का डर और शान्वी की उलझन। दूसरी तरफ पेरिस में विक्रम इस वक्त अपने विला में था जो कि काफी आलीशान था। उसके सामने कुछ ही दूरी पर सोफे पर निवेदिता बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी क्योंकि विक्रम उसके कहने पर एक दिन और रुक गया था। वह अपने आप को स्पेशल मान रही थी क्योंकि जो इंसान सब पर राज करता था वह उस पर हुक्म चला रही थी। निवेदिता ने इस वक्त बहुत ही खूबसूरत नेवी ब्लू कलर का टाइट फिटिंग ड्रेस पहना हुआ था जिसकी लेंथ उसके घुटनों से नीचे थी और साइड में छोटा सा कट लगा हुआ था जिसमें से उसकी गोरी लंबी टांगें अच्छे से विजिबल हो रही थी। निवेदिता एक मॉडल थी जिसकी वजह से वो इस वक्त भी ऐसे बैठी हुई थी जैसे अपना फोटो शूट करा रही हो। उसने अपने एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर रखा हुआ था। वो अपने सामने बैठे हैंडसम आदमी को देख रही थी जो इस वक्त अपने काम में मशगूल था। निवेदिता के पास इतना सब होते हुए भी उसे शान्वी से बहुत जलन होती थी क्योंकि वो पहली ऐसी लड़की थी जिसे विक्रम छू सकता था, वरना गलती से अगर वो विक्रम का हाथ भी छू ले तो विक्रम की हालत खराब होने लगती थी। निवेदिता को शान्वी के बारे में पता था। उसे शान्वी बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसे हमेशा डर लगा रहता था कि विक्रम शान्वी के पास वापस न चला जाए। वही विक्रम इन बातों से अनजान अपने लैपटॉप स्क्रीन को घूर रहा था और अपनी गोरी उंगलियों से कीबोर्ड पर टाइप कर रहा था क्योंकि उसका नया सॉफ्टवेयर इसी वीक लॉन्च होने वाला था और इसके लिए विक्रम ने काफ़ी मेहनत की थी। जिस दिन सॉफ्टवेयर लॉन्च होने वाला था उस दिन बहुत बड़ी इवेंट होने वाली थी। यह सॉफ्टवेयर इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में लॉन्च होने वाला था। विक्रम अपने काम को लेकर काफ़ी सीरियस था। वो जब से यहाँ आया था तब से अपना काम ही कर रहा था। वो वैसे भी ज़्यादा बात नहीं करता था। हॉस्पिटल में शान्वी 20 मिनट बाद ड्राइव करते हुए अपने हॉस्पिटल पहुँचती है। वो दोनों ही अस्पताल में काम करती थी। वो एक सर्जन डॉक्टर थी जिसकी वजह से वो दोनों ही अस्पताल में सर्जरी करने जाया करती थी। वो इस वक्त उस अस्पताल में आए थी जहां पर यशवंत बत्रा एडमिट थे। वो तुरंत ही अपनी गाड़ी पार्किंग एरिया में ले जाती हैं जहां पर पहले से ही कई सारी बड़ी और महंगी गाड़ियां खड़ी थी। वहां पर शान्वी की ही गाड़ी ऐसी थी जो बिल्कुल सिंपल थी। ऐसा नहीं था कि शान्वी के पास पैसे नहीं थे, पर वो कभी भी अपने पैसे अपने लिए खर्च नहीं करती थी। वो अपने लिए नए कपड़े भी कभी कभार ही खरीदती थी क्योंकि वो आगे के लिए पैसे जमा करना चाहती थी। वो अपने प्रियांशु के लिए पैसे बचा के रखना चाहती थी। वैसे भी वो उस विला में रहते हुए भी सारे खर्च खुद ही उठाती थी। वो कभी भी राठौर फैमिली का कोई भी एहसान नहीं लेती थी। वो प्रियांशु के स्कूल की फीस भी अपने पैसों से भरती थी। ऐसा नहीं था कि विक्रम के दादा और दादी उसे पैसे नहीं देते थे। वह तो खुद चाहते थे कि उनका पोता किसी राजकुमार की तरह अपनी जिंदगी जिए, पर शान्वी ने खुद उन्हें मना कर दिया था कि वह अपने बेटी की परवरिश खुद कर सकती हैं। वो अपनी और प्रियांशु की आदत बिगाड़ता नहीं चाहती थी। पता नहीं किस वक्त ये लोग उसे अपनी जिंदगी से निकाल दे। शान्वी जानती थी कि विक्रम के दादा दादी उसे इसलिए पैसे दे रहे हैं क्योंकि उसके पास राठौर परिवार का वारिस था, वरना उनका शान्वी से कोई लेना देना नहीं था। अगर 5 साल पहले उसके साथ वो हादसा ना हुआ होता तो वो अपनी अलग ही जिंदगी बिता रही होती। वो यहाँ पर सिर्फ प्रियांशु की वजह से थी क्योंकि राठौर फैमिली ने उससे एक सौदा किया था। शान्वी अपनी गाड़ी पार्किंग एरिया में पार्क करके सीधा हॉस्पिटल के अंदर जाने लगती है। उसने इस वक्त सिंपल सा वाइट कलर का कुर्ता और नीचे डेनिम जीन्स पहनी हुई थी। पैरों में ब्लैक कलर के सैंडल। इस सिंपल लुक में शान्वी काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही थी। उसके बाल जब वो चलती थी तब हवा के साथ लहरा रहे थे। उसका गोरा चेहरा इस वक्त काफ़ी फ्रेश लग रहा था। उसकी हिरनी जैसी आंखें यहाँ वहाँ देखते हुए फड़फड़ा रही थी। उसने अपनी आंखों पर नज़र का चश्मा लगाया हुआ था। वह उसे ठीक करते हुए अस्पताल के अंदर जा रही थी।
उसे आज पूरे हॉस्पिटल का माहौल अजीब लग रहा था, क्योंकि वहां पर बाहर कई सारे बॉडीगार्ड पहरा दे रहे थे और साथ ही जो भी फीमेल स्टाफ उसे मिल रही थी वो प्रॉपर तैयार होकर आई थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई फंक्शन हो। दूसरी तरफ टॉप फ्लोर पर अर्जुन इस वक्त रेडी होकर सोफे पर बैठा हुआ था। उसने डॉक्टर को सारे इंस्ट्रक्शन दे रखे थे कि वो उसके दादू को एक पल के लिए भी अकेला ना छोड़े। अगर उन्हें कुछ हुआ तो वो इस पूरे अस्पताल को आग लगा देगा। वो डॉक्टर को अच्छे समझा देता है। वही डॉक्टर भी अर्जुन की बात सुनकर घबराते हुए अपना सर हाँ में हिला देता है, क्योंकि उसे सामने बैठे आदमी से बहुत डर लग रहा था। उसने देखा था जब वो पहली बार अस्पताल में आया था तो कैसे गुस्सा कर रहा था। उसने 2 से 3 वार्ड बॉय को तो बेरहमी से मारा भी था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि उसकी हालत भी उन वार्ड बॉय जैसी हो। वही डॉक्टर के बगल में अर्जुन का पर्सनल असिस्टेंट नीरव खड़ा था। वो अपनी तिरछी नज़रों से उस डॉक्टर को देख रहा था, क्योंकि हमेशा वो ऐसे ही डांट खाता था। आज पहली बार अपनी आंखों से किसी और को डांट खाते हुए देख रहा था। ये देखकर उसके दिल में एक तसल्ली हो रही थी कि वह अकेला नहीं है जो अपने खड़ूस बॉस से डांट खाता हो या डरता हो। अर्जुन उस डॉक्टर को समझकर अपनी कोल्ड वॉइस में नीरव से कहता है, क्या तुमने सब तैयारी कर ली? वही नीरव जो कि उस डॉक्टर को देख रहा था वो हड़बड़ाते हुए कहता है, जी सर, मैंने सारे इंतजाम कर दिए हैं। सर, आज 12 बजे आपकी मिस्टर जिंदल के साथ मीटिंग है। उन्होंने आपको होटल महाराजा बुलाया है। उन्होंने 1 मंथ पहले से आपसे मिलने की अपॉइंटमेंट ली थी, पर आप कल यहाँ आ गए। वही अर्जुन नीरव की बात बीच में ही काटते हुए कहता है, ठीक है। वो इतना कहकर अपनी घड़ी में टाइम देखने लगता है जहाँ पर 11 बजे थे। अभी उसके पास 1 घंटा था, इसलिए वो तुरंत ही नीरव से कहता है, ठीक है, अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है, इसलिए हम बीच रास्ते में आने वाली इंटरनेशनल स्कूल जाएंगे। और हाँ, दिल्ली में बाकी सारे स्कूलों में अपने बॉडीगार्ड को लगा दो, वहाँ पर कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। वही नीरव जब ये सुनता है तो अर्जुन से कहता है, जी सर, मैंने पहले से ही सारे इंतजाम कर रखे हैं और आपके कहने पर सभी स्कूलों में 5 स्टार होटल का खाना भिजवाया है। हमारे कई सारे आदमी वहाँ पर तैनात हैं, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके गुड। अर्जुन इतना कहकर डॉक्टर को एक नज़र देखकर वहां से जाने लगता है। वही नीरव भी उसके पीछे पीछे जा रहा था, क्योंकि उसका काम ही यही था कि वो अपने बॉस के सारे ऑर्डर माने। अर्जुन ने इस वक्त ब्लैक कलर का 3 पीस बिजनेस सूट पहना हुआ था। उसमें उसकी पर्सनैलिटी किसी तुर्किश हैंडसम बिजनेसमैन की तरह लग रही थी। वो अपना फ़ोन चेक करते हुए सीधा लिफ्ट में चला जाता है। वही नीरव हड़बड़ाते हुए लिफ्ट में पहुंचकर लंबी लंबी सांस लेने लगता है, क्योंकि वो हमेशा पीछे ही रह जाता था। वो कितनी भी कोशिश कर ले पर कभी भी अपने बॉस के फुट स्टेप मैच नहीं कर पाता था। वो कुछ ही देर में सीधा ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। उनके लिए प्राइवेट एलिवेटर था, जिनमें सिर्फ टॉप फ्लोर वाले वीआईपी इंसान ही जा सकते थे। वही रिसेप्शन एरिया में खड़े बॉडीगार्ड जब अपने बॉस को आता हुआ देखते हैं तो तुरंत ही उन्हें गैर लेते हैं और अपने बॉस के साथ किसी परछाई की तरह चलने लगते हैं। वही शानवी जो कि इस वक्त नीचे रिसेप्शन एरिया में ही मौजूद थी, उसकी नज़र वहां से जा रहे बॉडीगार्ड और उस लंबे से आदमी पर पड़ती है, जिसकी सिर्फ पीठ ही दिखाई दे रही थी। अचानक से उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, उसकी दिल की धड़कन किसी बुलेट ट्रेन की तरह दौड़ने लगते हैं। उसे उस आदमी को देखकर किसी की याद आ रही थी। क्या वह, ये कैसे हो सकता है? आगे क्या होगा इस कहानी में? क्या शानवी और अर्जुन एक दूसरे से मिल पाएगी? क्या सच में निवेदिता का डर सच होने वाला था? जाने के लिए पढ़िए तड़प। CH14 प्रियांशु और अर्जुन का मिलन। शानवी जब उस आदमी की पीठ देखती है तो उसे 5 साल पहले वाले एक आदमी की शक्ल याद आने लगती है। वो सोचने लगती है, क्या वो वही तो नहीं? वो अपनी नज़रें सामने दरवाजे पर गड़ाए ये सब सोच रही थी, तब तक वो आदमी और बॉडीगार्ड उसकी नज़रों से कहीं दूर चले गए थे। शानवी तुरंत ही अपने ख्यालों को झटककर मन ही मन सोचने लगती है, अगर हुआ तो भी अब उसका उस आदमी से कोई लेना देना नहीं था। वह कैसे भूल सकती थी? उसकी वजह से उसे क्या क्या झेलना पड़ा था। वो ये सोचने लगती है, कैसे 5 साल पहले इस आदमी की वजह से उसे अपने ही घर में कैद होना पड़ा था, क्योंकि वो वीडियो हर जगह वायरल हो गया था, जिसकी वजह से कॉलेज में भी सारे स्टूडेंट उसे बुली किया करते थे और उसे एक गिरी हुई लड़की मानकर उससे दूर ही रहते थे।
उसकी वजह से उसकी मॉम को भी बुरा भला कहा जाता था क्योंकि उस पर पहले से ही एक नाजायज़ का टैग लगा हुआ था और जब वो वीडियो वायरल हुआ तो उसके पड़ोसियों ने उन सब का जीना मुश्किल कर दिया था। वो रात शानवी के लिए काफ़ी मनहूस थी। उस काली रात ने उसकी जिंदगी में भी काला अंधेरा भर दिया था। उसकी जिंदगी तबाह हो गई थी। वो अपने ख्यालों को झटक कर तुरंत वहां से अपने प्राइवेट एलिवेटर की ओर जाने लगती है जो सिर्फ वीआईपी लोग और सीनियर डॉक्टर के लिए था। शानवी का केबिन 17th फ्लोर पर बना हुआ था। वो तुरंत ही एलिवेटर से बाहर निकलकर अपने केबिन में जाने लगती है। दूसरी तरफ अर्जुन अपने सभी बॉडीगार्ड के साथ दिल्ली के सबसे बड़े स्कूल में पहुंच जाता है। अर्जुन के साथ इस वक्त उसका असिस्टेंट नीरव और उसके बॉडीगार्ड उसे प्रोटेक्ट करते हुए चल रहे थे। वह सभी लोग इस वक्त गार्डन के बीच बनी सड़क पर चलते हुए आसपास का नज़ारा देख रहे थे, जहां पर बिल्डिंग के आगे बड़े बड़े प्लेग्राउंड थे जिनमें कई सारे बच्चे यहाँ वहां बैठे हुए थे या फिर कोई स्पोर्ट्स खेल रहे थे। ये स्कूल काफ़ी बड़ी थी जिसकी वजह से स्कूल का एरिया काफ़ी एकड़ में फैला हुआ था। उसके आदमी पहले से ही सारा खान लेकर स्कूल के कैंटीन एरिया में चले गए थे। अर्जुन अपने सभी बॉडीगार्ड को बिल्डिंग के बाहर खड़ा रहने को बोलकर नीरव के साथ बिल्डिंग के अंदर चला जाता है जहां पर कई सारे टीचर और वहां के प्रिंसिपल उसका अच्छे से स्वागत करते हैं। उन सबको पता था कि अर्जुन बत्रा कोई आम आदमी नहीं है और खास करके वो यहाँ पर डोनेशन देने आया था, जिसकी वजह से उनके दिल में अर्जुन के लिए और भी इज्जत बढ़ गई थी। वही वहां पर खड़ी सारी फीमेल टीचर अपनी नज़रें अर्जुन पर से हटा नहीं पा रही थी क्योंकि अर्जुन बहुत ही हैंडसम लग रहा था। वही प्रिंसिपल अर्जुन का अच्छे से वेलकम करके अपने साथ अपने ऑफिस में ले जाते हैं। अर्जुन उनसे ज़्यादा बात नहीं करता और अपनी चेकबुक निकालकर 10 करोड़ का चेक देकर वहां से जाने लगता है। तभी प्रिंसिपल अर्जुन को रोकते हुए कहते हैं, मिस्टर बत्रा आप प्लीज़ थोड़ी देर रुक जाइए, हमारे स्कूल के बच्चे आपको थैंक यू कहना चाहते हैं, इसलिए आप उन्हें एक बार मिल लीजिए। वही अर्जुन जब ये सुनता है तो अपना सर हाँ में हिला देता है। अर्जुन 2 टीचर और प्रिंसिपल के साथ स्कूल के पीछे बने गार्डन एरिया में चला जाता है जहाँ पर कई छोटे छोटे बच्चे यहाँ वहाँ भागकर एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। वो सारे बच्चे बहुत ही छोटे थे। वही अर्जुन प्रिंसिपल और टीचरों को वहां से जाने के लिए बोल देता है क्योंकि वह नहीं चाहता था कि सारे बच्चे अपना खेलना छोड़कर उन पर ध्यान दें। वही प्रिंसिपल और टीचर वहां से चले जाते हैं। इस वक्त वहां पर सिर्फ अर्जुन और नीरव थे जो यहाँ वहां भाग रहे बच्चों को देख रहे थे और उन्हें देखकर खुश हो रहे थे। अर्जुन जब उन बच्चों को देखता है तो उसे अपना बचपन याद आ जाता है। वो तो कभी ऐसे नहीं खेला था क्योंकि वो बचपन से ही काफ़ी इंट्रोवर्ट रहा था। उसके ज़्यादा दोस्त नहीं थे और उसे किसी से बात करना भी पसंद नहीं था, इसलिए वो सबसे कटा कटा ही रहता था। तभी उसकी नज़र उन सारे बच्चों से कुछ दूरी पर बैठे एक प्यार से बच्चे पर पड़ती है जो कि इस वक्त किसी अलग ही दुनिया में खोया हुआ था। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, इसलिए अर्जुन क्यूरियस हो जाता है और नीरव को वहां रुकने को बोलकर सीधा वहां पर जाने लगता है। जब उसकी नज़र उस छोटे से बच्चे पर पड़ती है तो वो परेशान हो जाता है क्योंकि वो बच्चा इस वक्त अकेला बैठकर रो रहा था। अर्जुन को समझ नहीं आता कि यह बच्चा इतना क्यों रो रहा है। तभी उसकी नज़र उसके हाथ पर पड़ती है जहां पर स्केल से मारने के निशान थे। अर्जुन जब ये देखता है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच जाता है। पता नहीं क्यों पर उसे बुरा लग रहा था। वही वो बच्चा जब अपने सामने किसी की प्रेजेंट महसूस करता है तो वो अपनी ब्लू आंखें ऊपर करके उसे देखने लगता है। वही अर्जुन उस बच्चे की आंखें देखकर चौंक जाता है क्योंकि भले ही उसकी आंखों का कलर ब्लू हो पर उसकी बड़ी बड़ी आंखें उसे किसी की याद दिलाती थी। अर्जुन झुककर उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लेता है और प्यार से कहता है, बेबी तुम क्यों रो रहे हो और तुम्हें किसने मारा? यह निशान तुम्हारे हाथ पर कैसे आए? वही वो बच्चा अर्जुन से कुछ नहीं कहता और अपनी ब्लू आंखों से उसे देखने लगता है। तभी जो बच्चे वहां पर खेल रहे थे उनमें से एक बच्चा भागते हुए अर्जुन के पास आता है और अर्जुन से कहता है, अंकल आप इसे क्यों बात कर रहे हैं? यह अच्छा बच्चा नहीं है। इसके पास तो डैडी भी नहीं है जिसकी वजह से कोई भी उससे बात नहीं करता। वो अर्जुन से इतना कहकर अर्जुन के गोद में बैठे बच्चे को घूरने लगता है और उस बच्चे को चिढ़ाते हुए कहता है, प्रियांशु एक गंदा बच्चा है, प्रियांशु एक गंदा बच्चा है।
वही अर्जुन जब ये सब सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आने लगता है। वो ये सोचकर परेशान हो रहा था कि यह छोटे छोटे बच्चे ये कैसी बात कर रहे हैं, उनके दिमाग में ये सब कौन डालता है। वो अपना सर नीचे करके अपनी गोद में बैठे हुए बच्चे को देखने लगता है जो इस वक्त बहुत रो रहा था। अर्जुन जब उसे रोता देखता है तो वो तुरंत ही उसके आंसू पोंछते हुए कहता है, क्या तुम्हारा नाम प्रियांशु है? वहीं वो बच्चा रोते हुए अपना सर हाँ में हिला देता है। अर्जुन जब ये देखता है तो अपने हाथों से उसका चेहरा फिर से पोंछते हुए कहता है, और तुम्हारे हाथ पर चोट कैसे आई? जब प्रियांशु ये सुनता है तो फिर से चुप हो जाता है। जो बच्चा रो रहा था वो और कोई नहीं बल्कि प्रियांशु था, क्योंकि आज उसे स्कूल में उसके टीचर ने मारा था। क्योंकि जो बच्चा अभी आया था वो प्रियांशु को चिढ़ा रहा था, जिसकी वजह से प्रियांशु ने उसको धक्का दे दिया था। जब इस बात का पता उसके टीचर को चला तो उसने प्रियांशु को स्केल से मारा था। वैसे भी सारे टीचर प्रियांशु को कोई इम्पोर्टेंट नहीं देते थे। वो जानते थे कि प्रियांशु का एडमिशन राठौर फैमिली की वजह से हुआ है। उन्हें नहीं पता था कि राठौर फैमिली और प्रियांशु का क्या रिश्ता है, पर वो ये जरूर जानते थे कि प्रियांशु शानवी मेहरा का बेटा है, जिसके पति का कोई अता पता नहीं था। प्रियांशु के पीछे राठौर सरनेम की बजाय मेहरा सरनेम लगता था, इसलिए सभी को यही लगता था कि प्रियांशु एक नाजायज बच्चा है। इसलिए सारी टीचर भी उसको डांटने का मौका ढूंढती रहती थी। प्रियांशु कभी भी घर जाकर शानवी को यह नहीं बताता था कि स्कूल में उसके साथ क्या होता था। अर्जुन प्रियांशु को अपने साथ लेकर सीधा स्कूल के अंदर जाने लगता है। वो अपने असिस्टेंट नीरव को कुछ इंस्ट्रक्शन देता है, जिससे नीरव तुरंत ही वहां की सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगता है। अभी क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए पढ़िए तड़प। CH-15 विक्रम का गिल्ड। कुछ देर में अर्जुन राजा की तरह स्टाफ रूम में बैठा हुआ था, जहां पर एक फीमेल टीचर अपना सर झुका कर खड़ी थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सामने बैठे इंसान को एक नज़र भी देख सके। जो इंसान कुछ देर पहले उसे बहुत ही हैंडसम लग रहा था, अब वो किसी राक्षस से कम नहीं लग रहा था। इस वक्त पूरे स्टाफ रूम में सिर्फ बॉडीगार्ड्स अर्जुन और वो फीमेल टीचर मौजूद थी जिसने प्रियांशु को मारा था। अर्जुन ने प्रियांशु को नीरव के साथ कैंटीन एरिया में भेज दिया था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि प्रियांशु उसे देखकर डरे या फिर उस पर कोई गलत असर हो। पता नहीं क्यों, पर उसे प्रियांशु को देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। वो जब रोता था तो अर्जुन को अपने दिल में बेचैनी महसूस होती थी। अर्जुन बचपन से ही एक हार्टलेस इंसान था, उसे किसी के दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता था। पर पता नहीं क्यों एक अनजान बच्चों को देखकर, जिसे वो आज ही मिला था, उसका रोना अर्जुन से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वही अर्जुन अपने बॉडीगार्ड को कुछ इशारा करता है, जिससे दो बॉडीगार्ड उस फीमेल टीचर के पास चले जाते हैं। वही टीचर जो कि कब से घबराई हुई खड़ी थी, ये देखकर दया की भीख मांगते हुए कहती है, प्लीज सर मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगी। आप कहेंगे तो उस बच्चे के पेरेंट्स से माफी मांग लूंगी, मैं ये जॉब भी छोड़ दूंगी, पर प्लीज मुझे जाने दीजिए। वही अर्जुन जो एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ उस टीचर को देख रहा था, वो हल्का मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा? तुम्हें सजा तो मिलेगी, हर गलती की एक सजा होती है। तुम्हें बहुत शौक है ना उसे तंग करने का, चलो मैं बताता हूँ सजा कैसे दी जाती है। इतना कहकर वो अपने बॉडीगार्ड को दांत पीसते हुए कहता है, क्या तुम्हारे लिए मुहूर्त निकलवाऊं? वही बॉडीगार्ड ये सुनकर अंदर तक कांप जाते हैं। उनमें से एक बॉडीगार्ड तुरंत ही उस टीचर के हाथों को उसकी पीठ पीछे मजबूती से जकड़ लेता है। वही दूसरा बॉडीगार्ड उस टीचर के सामने जाकर उसके गालों पर एक के बाद एक थप्पड़ झड़ने लगता है, जिससे उस टीचर की दर्द भरी चीखें उस स्टाफ रूम में गूंजने लगती हैं। वही बाहर खड़े प्रिंसिपल और पूरा स्टाफ उन चीखों को सुनकर अंदर तक कांप जाता है। उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो वहां से हिल भी पाए, क्योंकि पूरा स्कूल अर्जुन ने खरीद लिया था और वह सब अब उसके नौकर थे, जो सिर्फ उसके इशारे पर नाच सकते थे। वो नहीं चाहते थे कि उनकी हालत भी उस टीचर जैसी हो। वही स्टाफ रूम के अंदर जो फीमेल टीचर दर्द से चिल्ला रही थी, जब उन्हें दर्द बर्दाश्त नहीं होता तो वो बेहोश हो जाती हैं, क्योंकि वो बॉडीगार्ड बहुत फोर्स लगाकर उन्हें चांटा मार रहा था, जिसकी वजह से उनके मुंह से खून बह रहा था। उनके गाल भी काफी सूज गए थे। वह इस वक्त बेहोश होकर फर्श पर पड़ी हुई थी।
वही सारे बॉडीगार्ड जब उस टीचर को बेहोश होता हुआ देखते हैं तो अपनी तिरछी नजरों से अर्जुन को देखने लगते हैं। वही अर्जुन बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, ले जाओ इसे और जाकर किसी अस्पताल में फेंक कर आना, यह इसी के लायक है। वो इतना कहकर तुरंत ही वहां से बाहर निकल जाता है। जब उसकी नज़र सामने खड़े प्रिंसिपल और सारे स्टाफ पर पड़ती है तो वह उन्हें गुस्से से घूरने लगता है, जिससे सब अपना सर झुकाकर वहीं खड़े रहते हैं। वही अर्जुन अपने दांत पीसते हुए कहता है, अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम सबका हाल भी उस बिच की तरह करूं तो याद रखना, उसे थोड़ी सी भी तकलीफ हुई तो तुम्हारी पूरी फैमिली इस दुनिया से गायब हो जाएगी। इतना कहकर अर्जुन वहां से जाने लगता है। वही अर्जुन के जाने के बाद प्रिंसिपल अपने सर से पसीना पोंछते हुए सामने दरवाजे की ओर देखने लगते हैं, जहां पर दो बॉडीगार्ड उस फीमेल टीचर को घसीटते हुए स्टाफ रूम से बाहर निकाल रहे थे। उन्होंने उस टीचर को ऐसे पकड़ रखा था मानो वह कोई बोरी हो। वही प्रिंसिपल और सारा स्टाफ ये देखकर एक कदम पीछे ले लेते हैं। वह मन ही मन सोचने लगते हैं, इस आदमी ने तो औरत को भी नहीं छोड़ा, अगर उनसे कोई गलती हो गई तो पता नहीं ये पागल आदमी उनके साथ क्या करेगा। प्रिंसिपल ये सोचकर ही घबरा जाते हैं। जब अर्जुन उनके पास पहली बार आया था तो उन्हें किसी फरिश्ते से कम नहीं लग रहा था, जिसने अपने पैसे यूं ही स्कूल में डोनेट कर दिए थे। पर जब उन्होंने ये रूप देखा तो उन्हें समझ आ गया था कि यह कोई फरिश्ता नहीं बल्कि खूनी दरिंदा है जो किसी को भी नहीं बख्शता। वही प्रिंसिपाल अपनी घबराई हुई आवाज में अपने स्टाफ से कहते हैं, तुम सबसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए वरना इसका खामियाजा तुम्हें अपनी जान देकर चुकाना पड़ सकता है। इतना कहकर वह वहां से चले जाते हैं। वही जो फीमेल टीचर थी जो कुछ देर पहले अर्जुन के लिए पागल हो रही थी, वह अर्जुन का ये रूप देखकर मन ही मन प्रार्थना करने लगती है कि अच्छा हुआ वह उस आदमी के गुस्से का शिकार नहीं बनी, वरना पता नहीं उनकी भी हालत उस फीमेल टीचर जैसी हो जाती। वैसे भी जिस फीमेल टीचर को मारा था वह बिल्कुल अच्छी नहीं थी, वो एक नंबर की घटिया औरत थी। जो बच्चे अमीर होते थे उनकी वह काफ़ी तारीफ करती थी और जो बच्चे मिडिल क्लास होते थे उन्हें वो जानबूझकर टॉर्चर करती थी। उन सबको इस बारे में पता था पर कोई भी उस टीचर से कुछ नहीं कहता था। वही अर्जुन अपने साथ आ रहे सभी बॉडीगार्ड को वहां छोड़कर थर्ड फ्लोर पर बने कैंटीन एरिया में चला जाता है। जब वो वहां पहुंचता है तो कई सारे बच्चे अपना खाना एंजॉय कर रहे थे। जो बच्चे छोटे थे उन्हें बॉडीगार्ड खुद अपने हाथों से खाना खिला रहे थे। वही अर्जुन उस पूरी कैंटीन एरिया में अपनी नज़र दौड़ाता है क्योंकि कैंटीन एरिया काफ़ी बड़ा था। जब अर्जुन की नज़र वहां से कुछ दूरी पर टेबल पे बैठे नीरव और प्रियांशु पर पड़ती है तो वो अपने लंबे लंबे कदमों से उनके पास जाने लगता है। वो जब देखता है तो प्रियांशु चुपचाप दूसरी चेयर पर बैठा हुआ था और अपने पैर को हवा में हिलाते हुए आसपास के बच्चों को देख रहा था। उसके सामने प्लेट में खाना पड़ा था और वो प्लेट वैसी की वैसी थी। जब अर्जुन ये देखता है तो उसकी आंखें छोटी छोटी हो जाती हैं। वही नीरव जब अर्जुन को वहां आता देखता है तो तुरंत ही अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और अपना सर झुकाते हुए कहता है, सर मैंने काफ़ी कोशिश की पर यह बच्चा कुछ नहीं खा रहा। मैंने जब उससे रीजन पूछा तो वो कहता है कि मैं सिर्फ स्कूल में अपनी मॉम का बनाया हुआ ब्रेकफास्ट करता हूँ, इसलिए वो कब से ऐसे ही बैठा हुआ है। वही अर्जुन जब ये सुनता है तो तुरंत ही नीरव को प्रियांशु का लंच बॉक्स लाने भेज देता है। वही नीरव ये देखकर चौंक जाता है, उसे समझ नहीं आ रहा था उसके बॉस इस अनजान बच्चे पर इतना रहम क्यों कर रहे हैं। वैसे तो उसके बॉस को ज़्यादा शोर शराबा नहीं पसंद था, उन्हें बच्चे भी नहीं पसंद थे, पर आज वो अपनी इम्पोर्टेंट मीटिंग छोड़कर यहाँ पर इस बच्चे के साथ बैठे हुए थे। अब तो 12 बजे भी बज गए थे पर नीरव की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपने बॉस से ये कह सके कि मीटिंग का टाइम हो गया है, वरना अर्जुन उसे कच्चा चबा जाता। वो अपने बॉस से बहुत डरता था, इसलिए वो तुरंत ही वहां से लंच बॉक्स लेने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में शानवी सीधा टॉप फ्लोर पर चली जाती है जहां पर अर्जुन के दादू यशवंत बत्रा एडमिट थे। वो उन्हें देखना चाहती थी कि उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है क्योंकि सर्जरी के बाद भी काफ़ी कॉम्प्लिकेशन आ सकती थी, इसलिए वो एक बार उन्हें देखना चाहती थी। वैसे दिन ने पहले से ही उन्हें चेक कर लिया था, उन्हें होश भी आ गया था, पर शानवी को उनकी बहुत चिंता हो रही थी जिसकी वजह से वह अपने आप को रोक नहीं पाती और सीधा टॉप फ्लोर पर चली आती है। इस वक्त पूरे टॉप फ्लोर के सारे कमरे खाली थे।
टॉप फ्लोर पर सिर्फ यशवंत बत्रा ही एडमिटेड थे क्योंकि वहां पर एक दिन रुकने का खर्च करोड़ों में था। एक वीक पहले यहां पर सिर्फ एक ही पेशेंट एडमिट था जो यहां से जा चुका था, इसलिए पूरा टॉप फ्लोर इस वक्त खाली पड़ा था। वही शानवी जब उस रूम में पहुंचती है तो वहां पर पहले से ही अर्जुन के मॉम और डैड सोफे पर बैठे हुए थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वही शानवी ये देखकर थोड़ी एम्ब्रेरस हो जाती है और अपनी प्यारी आवाज में कहती है, आई एम सॉरी, मैं तो सिर्फ उन्हें देखने आई थी। वही अर्जुन के मॉम और डैड जब ये देखते हैं तो मुस्कुराते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं डॉक्टर, आप अंदर आ सकती हैं। वही शानवी यह सुनकर तुरंत ही कमरे के अंदर चली जाती है। वही अर्जुन की मॉम शानवी को गौर से देख रही थी क्योंकि उसकी आंखें उन्हें जानी पहचानी लग रही थी। उन्हें याद नहीं आ रहा था कि उन्होंने यह आंखें कहाँ देखी थी। वही अर्जुन के दादू अपनी आंखें बंद किए हुए बेड पर लेटे हुए थे। वो कुछ देर पहले ही सोए थे क्योंकि दवाइयों की वजह से उन्हें नींद आ गई थी। वैसे भी उन्हें बोलने की इजाज़त नहीं थी। वही शानवी उन्हें चेक करने लगती है। उनकी कंडीशन काफ़ी बेहतर थी, अब उन पर कोई खतरा नहीं था, पर फिर भी उन्हें पूरे वीक यही रहना था। शानवी उन्हें चेक करके सीधा वहां से जाने लगती है। शानवी ने अभी भी अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था क्योंकि वह हमेशा हॉस्पिटल में मास्क पहने रहती थी। वह नहीं चाहती थी कि वह बीमार हो जाए। वही अर्जुन की मॉम जब ये देखती है तो मुस्कुराते हुए कहती है, बेटा क्या तुमने खाना खाया? हम अभी खाना खाने ही जा रहे हैं, क्या तुम हमें ज्वाइन करना चाहोगी? वही शानवी जब ये सुनती है तो अपना सरना में हिलाते हुए कहती है, मैं पूछने के लिए शुक्रिया, पर मैंने अपना लंच ऑलरेडी कर दिया है, आप खा लीजिए। वही अर्जुन के डैड अपनी पत्नी को घूरकर देखने लगते हैं। वही शानवी तुरंत ही वहां से निकल जाती है क्योंकि उसे प्रियांशु को लेने भी जाना था। दूसरी तरफ पेरिस में वहां पर रात काफी हो गई थी, फिर भी विक्रम अपने लैपटॉप पर लगा हुआ था। उसने सोच लिया था वो कल सुबह ही यहां से निकल जाएगा क्योंकि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं था। अगर उसके दादा दादी को उसके बारे में पता चल गया तो उसे काफी बातें सुननी पड़ेगी। वैसे भी उन सबको पता ही था कि विक्रम शानवी से प्यार नहीं करता, पर उन्होंने यह वादा लिया था कि वो हमेशा शानवी और प्रियांशु के साथ ही रहेगा, इसलिए वो मजबूरन रात को हमेशा अपने घर ही जाता था। पर आज तो पूरे 2 दिन हो गए थे, इसलिए वो जल्द से जल्द यहाँ से जाना जाता था। वो इस वक्त अपने स्टडी रूम में सोफे पर बैठा हुआ था। उसे 2 दिन से एक बात खाए जा रही थी। पहले तो वह गुस्से में था जिसकी वजह से वो उस बात को याद करना नहीं चाहता था, पर पता नहीं क्यों उसे बुरा लग रहा था। वो कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर गया था। उसे आज प्रियांशु के लिए बुरा लग रहा था क्योंकि जब भी उसके पास प्रियांशु आता था तो वह उसे इग्नोर कर देता था या उससे कुछ भी नहीं कहता था। उसने पहली बार प्रियांशु को डांटा था, इसलिए उसे अंदर ही अंदर यह बात खाए जा रही थी। वो ये बात सोच ही रहा था कि तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। जब वो अपनी नज़रें ऊपर करके देखता है तो सामने निवेदिता अपने हाथों में कॉफ़ी का मग लिए खड़ी थी। वही विक्रम ये देखकर चौंकते हुए पूछता है, तुम अभी तक सोई नहीं और यहाँ क्या कर रही हो? वही निवेदिता बहुत ही स्टाइल से चलते हुए विक्रम के पास आती है और कॉफ़ी का मग आगे बढ़ाते हुए कहती है, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी लाई हूँ। मैंने सोचा तुम्हें नींद आ रही होगी, इसलिए मैंने अपने हाथों से कॉफ़ी बनाई है। वही विक्रम जब ये सुनता है तो अपना सर हाँ में हिला देता है। उसे पता था निवेदिता को कॉफ़ी बनाना नहीं आता था, पर फिर भी वो कुछ नहीं कहता और कॉफ़ी का मग लेकर पीने लगता है। वो कॉफ़ी की सीप लेने के बाद निवेदिता से कहता है, थैंक यू, अब जाकर सो जाओ वरना तुम्हारे चेहरे पर डार्क सर्कल हो जाएंगे। तुम्हें जागने की कोई ज़रूरत नहीं। वही निवेदिता ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है, तुम कितनी चिंता करते हो मेरी, इसलिए तो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इतना कहकर वो तुरंत ही विक्रम को हग करने लगती है, जिससे विक्रम अपना हाथ दिखाकर उसे दूर रहने को कह देता है। वही निवेदिता जब ये देखती है तो उसे याद आता है कि वह क्या गलती करने जा रही थी। क्या विक्रम को कभी अपनी गलती का एहसास होगा या तब तक देर हो चुकी होगी? क्या शानवी और अर्जुन एक दूसरे से मिल पाएगी? क्या विक्रम और शानवी के बीच ये दूरियां खत्म हो पाएगी? जाने के लिए पढ़िए तड़प।